हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 और आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है नर्स्ड इक्वेशन पे। तो इसका पिछला लेक्चर जो था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 02, उसमें हमने आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे, ईएमएफ ऑफ सेल पे, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल पे और चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, इतने सारे टॉपिक पे बात की थी। तो उस लेक्चर को आप जरूर देख लें, उसके बाद ये लेक्चर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में हमने आपको ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला कैसे आया है ना, कैसे ई कैथोड माइनस ई एनोड में सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, ये सारी बातें समझाई है ना। कैसे डेल्टा जी निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि कोई सेल फीजिबल है यानी स्पॉन्टेनियस है या वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये भी बताया। तो आज का लेक्चर उसी से आगे बढ़ेगा और आज हम स्टैंडर्ड नहीं, किसी भी कंडीशन पे ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे, या बल्कि ये कह लो किसी भी कंडीशन पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकालेंगे। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। आइए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक नर्स्ड इक्वेशन का, पर उसके पहले हम आपको एक क्विक रिकैप दिखाएं कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने क्या क्या बताया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बच्चों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये टर्म समझाया था कि किसी भी इलेक्ट्रोड का उसके इलेक्ट्रोलाइट के साथ जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने आपको दो तरह के बताए थे, एक था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक था रिडक्शन पोटेंशियल। आईयूपीएसी ने कहा कौन सा यूज करो, आईयूपीएसी ने कहा कि जहां भी यूज करना है आप रिडक्शन पोटेंशियल यूज करिए, जहां भी यूज करना है रिडक्शन पोटेंशियल यूज करिए। लिखने का तरीका कैसा था, ऐसे था ई एम एन प्लस से एम। देखो ये रिड्यूस हो रहा है, जब चार्ज कम होता है तो हम बोलते हैं रिडक्शन, इसको हमने बोला था रिडक्शन पोटेंशियल। फिर हमने कहा था कई बार ऐसे लिखा होता है ई नॉट एम एन प्लस से एम, इसको हमने बोला था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब क्या था, जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करें। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, 25 डिग्री सेल्सियस था और जितनी भी चीजों का कंसेंट्रेशन था, कंसेंट्रेशन कितना था 1 मोलर था, और किसी भी गैस अगर लेंगे तो गैस का प्रेशर 1 atm लेंगे। ये कंडीशंस अगर लगा देंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने कहा था। वैसे तो ये भी पढ़ सकते हो, इसी का जस्ट अपोजिट, अगर m से mn प्लस आए ऑक्सीडेशन होता तो ऐसे लिखते, बट आपने पढ़ा है कि आईयूपीएसी इसी को प्रेफर करता है, इसीलिए हमने ये बताया आपको। फिर आपने पढ़ा था कि ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकालते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल, तो हमने कहा था ईएमएफ ऑफ सेल को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई सेल, तो ई सेल था ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। बोलिए याद आ गया ये सब। और ई ऑफ कैथोड, ई ऑफ एनोड, एनोड का कौन सा पोटेंशियल रखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। कैथोड का कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ये ई ऑफ सेल है एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कभी भी। जैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये था एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, है ना। फिर हमने इसमें यह भी बताया था कि ई ऑफ सेल की जगह एक चीज और होती है, ई नॉट ऑफ सेल। ये क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कब निकालोगे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, जब हर चीज का कंसेंट्रेशन 1 मोलर, सारी गैसेस का प्रेशर 1 atm, और तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। इतनी बातें हमने आपसे पिछले लेक्चर में कर रखी थी। ई नॉट समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड इसका भी, स्टैंडर्ड इसका भी, कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो कई लोग को ये चीज एकदम नहीं समझ में आ रही है तो पिछला लेक्चर जरूर देखें। जिन लोग को याद आ गई बातें, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ऐसे भी लिखते थे ना हम, कैथोड की जगह ई ऑफ राइट साइड माइनस ई ऑफ लेफ्ट साइड, है ना, क्योंकि जो कैथोड होता है वो राइट में होता है और जो एनोड होता है वो लेफ्ट में होता है। तो बेसिकली यही सब बातें आपने प्रीवियस लेक्चर में की है
कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड का उसके इलेक्ट्रोलाइट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस। दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं सेल में, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर रिडक्शन वाले साइड को देखेंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन वाले साइड को तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हमने और बताई थी कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होता है। दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, वैल्यू में बराबर होते हैं और साइन में अपोजिट। ऐसे भी देख सकते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था कि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर देखो तो प्लस 0.76 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल देखो तो माइनस 0.76 वोल्ट, है ना, तो अपोजिट होते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई थी, है ना, याद आ गई इतनी चीजें। हम कौन सा लेते हैं, रिडक्शन, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, हम दोनों तरफ कौन सा पोटेंशियल रखेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर वहां क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन दिया है तो उसका हम क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। हम दोनों तरफ सिर्फ क्या रखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है ऐसी बात। कैसे पहचानोगे, जो ई लिखा हो उसके बगल में यहां से यहां चार्ज कम हो रहा हो तो समझ जाना रिडक्शन है, अगर चार्ज बढ़ रहा हो तो समझ जाना ऑक्सीडेशन है और उसका माइनस करके वहां यूज करना। तो पिछले लेक्चर में हमने ये आपको पूरा समझाया था और ये समझाया था। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर एंड ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर समझेंगे विद द हेल्प ऑफ नर्स्ड इक्वेशन। तो इसमें से जो आपको नोट करना हो नोट कर लें, फिर आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हम स्टार्ट करें नर्स्ड इक्वेशन के साथ। चलिए इसमें से जो नोट करना हो नोट करें, फिर हम स्टार्ट करें। न्यूमेरिकल्स कराएंगे आज, नर्स्ड इक्वेशन के आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। नोट कर लिया, शुरू करें नर्स्ड इक्वेशन। क्लियर है इतनी चीजें, चलिए बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से आपको सब रिवाइज हो गया होगा। चलिए हेडिंग लगाएंगे नर्स्ड इक्वेशन, हेडिंग लगाएंगे नर्स्ड इक्वेशन। पहले मैं पढ़ा दूं, समझा दूं, न्यूमेरिकल करा दूं, फिर इसकी डेरिवेशन बताऊंगा कहां से आया। नर्स्ड इक्वेशन, क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है और जेई और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां से भी सवाल उठाए जा सकते हैं। नर्स्ड इक्वेशन क्या करेगा, ये आपको किसी इलेक्ट्रोड का या किसी सेल का ई निकालने में हेल्प करेगा एट एनी कंसेंट्रेशन और टेम्परेचर। ई नॉट तो फिक्स होता है, हमें पता होता है, स्टैंडर्ड वाला ऑलरेडी मेजर्ड होता है, ई नॉट जो स्टैंडर्ड है। ये किसी भी कंसेंट्रेशन पे क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। कई लोग यहां पे Q लिख देते हैं, रिएक्शन कोशेंट, Q लिख देते हैं, रिएक्शन कोशेंट, इसको रिएक्शन कोशेंट भी बोलते हैं, P बटे R, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ R। धीमे धीमे समझते हैं। व्हाट इज E? E इज द EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों चीजें हो सकती हैं। एट एनी कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। E नॉट क्या है बच्चों, E नॉट है स्टैंडर्ड EMF और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जिस चीज के लिए यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रोड के लिए यूज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल के लिए यूज करोगे तो EMF। सिखाएंगे कैसे कैसे करना है। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ कोई भी चीज हो तो उसका कंसेंट्रेशन कितना लोगे, कोई भी आयन वगैरह हो, है ना, कोई भी आयन वगैरह दिख रहा हो, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह दिख रहा हो तो उसका कंसेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए। और अगर कोई गैस दिख रही हो तो गैस का प्रेशर 1 atm होना चाहिए, है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो अगर इस जगह पे आप E को मेजर करते हो तो उसको हम स्टैंडर्ड बोलते हैं। मोर और लेस ये चीज आपको एग्जाम में गिवन होती है, एक टेबल में या तो लिखी होती है, मतलब ऑलरेडी हम लोग ने डिटरमाइन की है। भाई एक वैल्यू तो डिटरमाइन कर ही सकते हैं एक जगह पे, सभी चीज के लिए जिंक का भी निकाल लिया, कॉपर का भी निकाल लिया, लेड का भी निकाल लिया, सबका स्टैंडर्ड निकाल लिया। अब किसी और कंसेंट्रेशन पे निकालना है तो यूज करो नर्स्ड इक्वेशन। 2.303 कांस्टेंट है, R आपको पता है क्या होता है,
आर सब लोग जानते हैं, गैस यहां लिख देते हैं अलग से इसको। यहाँ देखो ये जो आर है ये वाला, ये क्या है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट की वैल्यू तो बहुत ढेर सारी होती है, 0.082 वाली होती है, 8.314। तो ये क्योंकि एनर्जी का टर्म है तो यहां आप यूज करोगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। बहुत ही कम चांस में आपको यूज करना है, अभी हम बता देंगे, यूज भी जल्दी नहीं करना पड़ता। टी टेम्परेचर है इन केल्विन, ठीक है, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, ये भी बहुत रेयर चांसेस में यूज करना पड़ेगा। एफ है फराडे कांस्टेंट, पिछले लेक्चर में इसके बारे में चर्चा हुई थी। फराडे कांस्टेंट जिन लोग को नहीं याद है बताएं, ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी ली जाती है, 96,500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, अदरवाइज जो दी हो एग्जाम में वही लेना। मान लो बोल दे एफ ही लेना तो एफ ही लेना। अब बात आती है एन की बच्चों। एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। अब देखो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन में लॉस्ट होते हैं। अगर आप यहां किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे होगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट रखोगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड भी हो सकता है अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हो, ज्यादातर टाइम रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालते हैं आप, है ना, सेल में वही यूज करते हैं, आईयूपीएससी ने बोल रखा है। या तो ट्रांसफर भी हो सकता है, ट्रांसफर होगा इन केस ऑफ सेल में, भाई सेल में एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, एक चीज गेन करती है ना, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, खुद से एक रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये इनकी वैल्यूज आप पुट करेंगे, लॉस्ट, गेन्ड या ट्रांसफर, और बहुत इजीली दिखेगी, ये टेंशन मतलब अभी लिख लो सब स्पेसिफिक होके। व्हाट इज दिस पी एंड आर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दिस पी एंड आर बच्चों, ये पी इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, एंड आर इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर आपको याद हो तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम लास्ट ईयर पढ़ा था, तो उसमें आप रिएक्शन कोशिएंट निकालते थे, ये भूल भी गए हो तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट याद होगा। याद है जैसे हम बोलते थे कि मान लो 2A gives 3B, तो हम बोलते थे इसका आप K लिखो, तो आप लिखते थे कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 3 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2। तो ये इक्विलिब्रियम पे निकालते थे, और अगर इक्विलिब्रियम के सिवा कहीं पे भी निकालें तो इसी K को हम बोल देते थे रिएक्शन कोशिएंट। पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पे ये चीज करते थे तो बोलते थे K, और कभी भी कर दें तो बोला जाता है Q। तो ये यही Q यहां पे रखना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रख दी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को पावर भी रेस करनी होगी जो बैलेंस्ड इक्वेशन में दिख रही हो। तो जब आएगा तो कराएंगे, बस अभी एक हिंट दे दिया कि यहां सिर्फ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन नहीं, उसके साथ कुछ पावर भी होगी जो बैलेंस्ड इक्वेशन में दिखाई पड़ेगी। अच्छा, यहां कंसंट्रेशन भी हो सकता है, और सुन लो दोनों ही केसेस में यहां प्रेशर ऑफ गैस इन एटीएम भी रखना पड़ सकता है, हो सकता हो किसी गैस को दे दे। तो गैस का कंसंट्रेशन किसके टर्म्स में पता चलता है, पार्शियल प्रेशर के केस में, के टर्म्स में, है ना। गैस का जो कंसंट्रेशन होता है वो उसके पार्शियल प्रेशर से पता चलता है। क्लियर है एकदम। दिस इज नर्स्ट इक्वेशन, कैसे डिराइव हुई, थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन से आई है, वो भी लास्ट में दिखाएंगे। व्हाट इज ई, ई कैन बी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैन बी ईएमएफ। व्हाट इज ई नॉट, इट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ईएमएफ, इस समय मेजर किया ये किसी भी कंसंट्रेशन टेंपरेचर पे। आर गैस कांस्टेंट 8.314 इसकी वैल्यू होती है जूल पर मोल केल्विन, रखने की जरूरत बहुत कम केस में, शायद 0.5% केस में, 99.5% केस में तो नहीं पड़ेगी। टी टेम्परेचर, इसकी वैल्यू केल्विन में लेते हैं, ये भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भी बताएंगे कैसे। एफ फराडे कांस्टेंट हो गया। एन, एन ध्यान रखना, एन हमें बहुत ध्यान देना है, एन हमें बार बार चूज करना पड़ेगा। पी और आर बता दिया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की, और लॉग टू द बेस 10 है, ये भी याद रखना, बेस ई मत करना। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों आपको आर और टी की वैल्यू नहीं रखनी, सुनो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर क्या होता है बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस। तो एग्जाम में 99.5% जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें वो टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस पहले से दे देते हैं। आर की वैल्यू पहले से फिक्स्ड है, एफ की वैल्यू पहले से फिक्स्ड है। तो अगर मैं आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू रख दूं तो ये पूरे कांस्टेंट यहां से हट जाएंगे, बिल्कुल हट जाएंगे। और तब जो नर्स्ट इक्वेशन बन के मेरे सामने आती है उसको लिखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई एग्जाम में पूछी जाती है। E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N
log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये नर्स्ट इक्वेशन आप यूज करोगे 99% टाइम और ये यूज करोगे शायद 1% टाइम। आप ये वाली ज्यादा यूज करिए। कैसे आया भाई, आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की जगह क्या रख दिया, टी की जगह आपने 298 केल्विन रख दिया, आर की जगह 8.314 रख दिया, एफ की जगह 96,500 रख दिया। जनरली 99% क्वेश्चन में यही वैल्यू सेट होती है भाई। टेम्परेचर वो दे देते हैं रूम टेम्परेचर, तो आप रख दिया 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन। और ये वाली इक्वेशन ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू दिस इक्वेशन, है ना। अब ये नहीं कहना कि हमेशा ये लगा दे, कई बच्चे यही रट के चले जाते हैं, तो वो भी गलत कर रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नोट कर लिया, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? 0.059 कैसे आया, इसकी सबकी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया, ये आया। देखो पर एन नहीं हटा, देखो तो एन इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए इसको अप्लाई कहां करते हैं, इलेक्ट्रोड्स पे भी कर सकते हैं और सेल पे भी कर सकते हैं। मिटा रहे, आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड है। चलिए पहले इलेक्ट्रोड पे किया जाए, फिर सेल पे भी करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, अगर आप कॉन्सेप्ट लेके पढ़ो, अगर प्रीवियस लेक्चर देख कर आओ तो बहुत मजा आएगा, एकदम सीक्वेंस में चलो। अदरवाइज आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक लगने लगता है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Fe2 plus 0.01 molar to Fe solid at 25 डिग्री सेल्सियस। देख रहे हो पहले क्वेश्चन 25 डिग्री सेल्सियस ही दे देता है। E नॉट दे रखा है Fe2 प्लस से Fe का कितना है -0.45 वोल्ट, और हमसे पूछ रहा है कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो देखो एक तरीका तो ये है कि तुम पूरा लिखो, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आपको पता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, R की वैल्यू फिक्स होती है, तो आप सीधा लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आराम से चलो, सब समझ में आएगा। अब देखो ये हमसे बोल रहे हैं बच्चों कि आप रिडक्शन पोटेंशियल भी निकालिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाले, तो क्या निकालोगे? कोई एक निकाल लो, दूसरे पे माइनस लगा देना, कोई भी एक निकाल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक निकाल लो। अब क्योंकि IUPAC रिडक्शन पोटेंशियल को ज्यादा भाव देता है, तो आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं। तो बच्चों अगर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो इक्वेशन भी रिडक्शन वाली लिखो, इक्वेशन भी रिडक्शन वाली। दो आयंस दिए हैं, एक Fe2 प्लस एक Fe, तो रिडक्शन क्या होगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स दिस Fe। देखो यही तो रिडक्शन होगा ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहां से n की वैल्यू साफ साफ दिखाई पड़ रही है, 2 हो गई। प्रोडक्ट हो गया आपका Fe सॉलिड स्टेट पे, रिएक्टेंट हो गया Fe2 प्लस इसी कंसेंट्रेशन 0.01 मोलर हो गया। बोलो समझ में आ गया? E नॉट क्या रखोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और यहां क्या निकाल लोगे आप, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नोन है? ये है पक्का। ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन है, ये भी चेक कर लो। स्टैंडर्ड है, ये तो क्लियर हो रहा है E नॉट से। रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन, चेक कर लो। यहां देखो चार्ज कम हो रहा है, मतलब कि रिडक्शन है। चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन, कम होता है तो रिडक्शन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नोन है। अब P और R, तो प्रोडक्ट में इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में इसकी। अब बोलोगे इसकी क्या कंसंट्रेशन है? बच्चों कोई भी चीज, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में सब पढ़ा था, कोई भी चीज अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में हो तो उसका कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, यूनिटी। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड अगर आपको कहीं दिखते हैं तो उनका कंसंट्रेशन आप यूनिटी यानी 1 रख दो, खत्म हो गया सवाल। E ऑफ Fe2 प्लस 2 Fe इज इक्वल्स टू, यहां E नॉट रख दोगे -0.45 माइनस 0.059 अपॉन n की जगह 2 log बेस 10 ऊपर प्रोडक्ट है Fe
नीचे रिएक्टेंट Fe2+, इसकी कंसेंट्रेशन 1 और Fe2+ की कितनी है 0.01, तो हो जाएगा -0.45 माइनस 0.059/2 log base 10, इसकी कंसेंट्रेशन 1, इसकी कंसेंट्रेशन 10⁻²। बोले इसको 10⁻² बोल सकते हैं 0.01 को, है ना, लॉग हो गए तो 10 की पावर में खेल लो, तो ये ऊपर आके 10⁻² हो जाएगा, तो 0.05 माइनस 0.059/2 इंटू ये हो जाएगा 10⁻², और जब ऐसे लिखा होगा बच्चों log 10⁻², तो ये हो जाएगा 2 log ऐसे, और log 10 to the base 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये खत्म होके यहाँ पे 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, 10⁻² जाएगा 2 log 10, तो 2 से 2 मर जाएगा, फाइनल आंसर विल बी -0.45 माइनस 0.059, तो कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा ऐसे, 5 5 10 बन गया हासिल 5 माइनस 0.509 वोल्ट इज द आंसर। देखो ये कौन सा निकाला आपने, रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पूछता है तो इसके आगे प्लस लगा दो, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यहीं पे आपसे कहता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी E Fe से Fe2+, देखो ये ऑक्सीडेशन हो गया, कितना हो जाएगा +0.509 वोल्ट। IUPAC ने कहा स्टैंडर्ड किसको मानेंगे हम, रिडक्शन को। स्टैंडर्ड मतलब जो चीज आपको यूज करनी है, एक नॉर्मल जो बन गया है वो रिडक्शन बन गया। क्लियर है, तो इसको हम साइड में लिख के अगला क्वेश्चन करते हैं। साइड में क्यों लिख रहे हैं अभी नहीं बात करेंगे, अभी लिख लेते हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं सबको, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये समझ में आया कि मैंने क्यों 0.059 वाली इक्वेशन यूज की, 2.303 क्यों नहीं यूज की, क्योंकि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, इसको हम कहीं लिख लेते हैं, हमने निकाला है E ऑफ Fe2+2Fe। अभी मैं सेल बनाऊंगा ना इन्हीं के लिए, तो पहले से निकाल के रखे रहते हैं। देख लो कितना लंबा प्रोसेस है, -0.509 वोल्ट। चलो फाइंड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, एक क्वेश्चन और कर लो। हाँ, तो फाइंड द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cr2 सॉलिड टू Cr3+, और दिया है किस पे 0.1 मोलर एट 25 डिग्री सेल्सियस। E0 दे रखा है, E0 Cr3+ से Cr इज इक्वल्स टू -0.75 वोल्ट। चलो भाई, तो अब देखो यहां पे भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया, यानी 0.059 वाला खेल खेल सकते हैं, और हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे, उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी आ सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही निकाल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लो, आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। उसके लिए इक्वेशन ऑक्सीडेशन की लिखना, जैसे हम रिडक्शन की इक्वेशन लिख रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि IUPAC ने बोल रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको समझना है, तो सवाल भी वहीं से आते हैं। बट ऑक्सीडेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे हम रिडक्शन में क्या करेंगे, हम रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Cr3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cr, तो हमें n मिल गया 3 है, हमें इसकी कंसेंट्रेशन पता ही है कितनी है 0.1, तो 10⁻⁻1 मोलर, और इसकी कंसेंट्रेशन कुछ नहीं 1 लेनी होती है सॉलिड की, है ना। अब अगर मान लो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना होता तो उल्टी इक्वेशन लिख देते, ऑक्सीडेशन वाली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, तब ये प्रोडक्ट बन जाता और ये रिएक्टेंट, है ना। यहां तो आप वही लिखोगे ना, E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059/n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप किस पे वर्क कर रहे हो, रिडक्शन पोटेंशियल पे, तो आप यहां क्या रखोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो स्टैंडर्ड में रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है, चार्ज कम हो रहा है मतलब रिडक्शन नॉट लगा है, स्टैंडर्ड, खत्म हो गई बात। तो आप निकालने जा रहे हो E Cr3+ से Cr किस कंसेंट्रेशन पे, 0.1 पे, टेम्परेचर 25, E0 की वैल्यू -0.75 -0.059 अपॉन n की वैल्यू देखो इस बार कितनी दिख रही है 3, तो अलग अलग n की वैल्यू होती है, 2 हमेशा नहीं होती, कई बच्चे याद कर लेते हैं n हमेशा 2 होगा। प्रोडक्ट में ये, इसकी कंसेंट्रेशन क्या लोगे 1, रिएक्टेंट में ये है, रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन
10 की पावर -1, तो ये ऊपर जाके 10 की पावर +1 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। -0.75 माइनस 0.059 को मैं 0.06 लिख लूं, 3 से कट रहा है ना, इंटू हो जाएगा log 10 की पावर 1। अब देखो ये 1 इधर आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, सो फाइनली इट विल बी -0.75 माइनस 0.06 बाई 3 इंटू 1, तो 3 से कैंसिल 0.02, तो ये हो गया कितना, 5 2 7 हो जाएगा, 5 2 7 और ये 7, तो -0.77 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा। सो आपको मिल गया ई CR 3+2 CR इज -0.77 वोल्ट, है ना। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे लिखोगे, ई CR से CR3 प्लस, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा, विल बी +0.77 वोल्ट। ऐसे भी निकाल सकते हो और इक्वेशन लिख के यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख लेना, वो क्या हो जाएगा, वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नहीं समझे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जरूरी नहीं कि यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये रिएक्शन उल्टी कर दो, है ना, पलट दो, तो प्रोडक्ट में ये आ जाएगा, रिएक्टेंट ये, तब यहाँ पे इसकी जगह इसका नेगेटिव रखते यानी प्लस टर्म होता, और वैसे खेल जाते। क्लियर है ये? चलो आपको दो चीजों का मैंने करा दिया, अब देखते हैं इसका यूज क्या है इन दो का। ठीक है, एक सवाल लेके देखते हैं कि इसका यूज क्या होगा। इसको मैं मिटाता हूं, देखो क्यों मैंने ऐसे निकलवाया। तो आपको वैसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना भी आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। अगर स्टैंडर्ड पता हो तो नर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे -2.00303 RT/NF होता है, पर 25 डिग्री सेल्सियस पे -0.059/N चल जाता है। मिटा है। अब जरा देखो मैंने इन्हीं दोनों को क्यों कराया, क्योंकि मैं इन दोनों को मिलाकर अब एक सेल बनाने वाला हूं। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम आपके लिए एक सेल बनाने वाले हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी निकल सकता है और सेल का ईएमएफ भी निकल सकता है नर्स्ट इक्वेशन से। तो ईएमएफ ऑफ सेल, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। कौन सी सेल है, जरा सेल देखो इन्होंने बना के दी है, Cr से Cr3+ 0.1 मोलर, यानी जिसका आप निकाल चुके हैं उसी की बात है, और Fe2+ 0.01 मोलर से Fe, ये भी आप निकाल चुके हो, यही कंसेंट्रेशन थी ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो इसको भी 25 पे पूछा है, तो यानी जो हम खेल रहे थे सब सारा खेल सही है। साथ में साइड में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, E0 Cr3+ से Cr और E0 Fe2+ से Fe, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स दे रखे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल Cr वाली वैल्यू है -0.75 वोल्ट, इसकी वैल्यू है -0.45 वोल्ट। चलो भाई अब देखते हैं सेल का पोटेंशियल कितना आ रहा है। तो बच्चों ईएमएफ ऑफ सेल, पहले तो मैं एक मेथड सिंपल बताता हूं जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि ईएमएफ ऑफ सेल होता है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, और दोनों का कौन सा पोटेंशियल रखो, रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिस भी टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे पूछा है उस टेम्परेचर कंसंट्रेशन का कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का। इन दोनों में से कैथोड कौन है बच्चों, राइट वाला कैथोड होता है, लेफ्ट वाला एनोड होता है। ठीक है, राइट में जो लिखा है वो कैथोड है, लेफ्ट में जो लिखा है वो एनोड है ना। जहां ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड। यहाँ देखो ऑक्सीडेशन होता है वो लिखा है। एनीवेज ये सब पता है आपको, तो बहुत सिंपल है। आपने कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस पे इस कंसंट्रेशन पे निकाला हुआ है, वो रहा -0.509, माइनस एनोड, इसका भी आपने रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, आपने निकाल के रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, इस कंसंट्रेशन का वो रहा -0.77 वोल्ट। कितना आसान था, क्या आ जाएगा आंसर, 0.509 माइनस में प्लस 0.77, तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.770 लिख लेते हैं, -0.509, 10 में से 9 गया 1, 6 2, 0.261 वोल्ट। एकदम सही है ईएमएफ ऑफ सेल। इजी है? नहीं इजी है, बहुत लंबा है ये। अरे भाई साहब एग्जाम में सवाल आया फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, तो आप पहले इस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकालोगे, फिर इस इलेक्ट्रोड का ईएमएफ निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे। अरे जमाइन भैया बहुत टाइम लग जाएगा, जमीन आसमान एक कर रहे हो आप। पहले आप एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें,
फिर आपने कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला नर्स्ट इक्वेशन लगा के, फिर आपने बोला ईएमएफ ऑफ सेल ई कैथोड। यहां आसान लग रहा है क्योंकि डिटरमाइन कर चुके थे पिछले 2 क्वेश्चन पे। सोचो एग्जाम में सीधा ये सवाल आए और ये सब आपको नहीं पता होता। अभी तो आप इसलिए वोकाल मार रहे हो क्योंकि ये पता था, अब ये नहीं पता तो क्या करोगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड ये उठा के रख दोगे। छोटी छोटी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट है। क्या ये उठा के रख दोगे? गलत हो गया भाई। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में था कि 25 डिग्री सेल्सियस हो, अभी भी है, और कंसेंट्रेशन 1 मोलर हो। यहां 1 मोलर कहां है? इसका कुछ है, इसका कुछ है। ये वाली वैल्यू उठा के नहीं रख सकते। तो पहले इसका निकालो नर्स्ट इक्वेशन से, इसको निकालो नर्स्ट इक्वेशन से। ऐसे नहीं करना है। अब शॉर्टकट देखो, एक ये तरीका तो समझ में आ गया होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड का निकालो एनोड को निकालो। मैं पहले बता था प्रोसीजर क्या है। अब जरा इसका शॉर्टकट देखो, कितना है? 0.261। EMF of cell is 0.261. EMF of cell is coming out to be 0.261 वोल्ट। अब जरा देखो इसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप नर्स्ट इक्वेशन सीधा सीधा सेल पे लगा दो। E of cell is equals to E naught of cell minus 0.059 by n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो शुरू में धीमे धीमे चल रहे हैं ताकि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए। अब ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि सेल पे लगाओ सीधा। तो देखो सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? सेल में 2 रिएक्शन हो रहे हैं, एक ये एक ये। तो आपको सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? देखो एक ये रिएक्शन है कि Cr चेंज हो रहा है Cr3+ में, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। और एक रिएक्शन वो हो रहा है Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe बन रहा है। देखो दिख रहा है वहां से, Fe2+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म Fe। अब इनको जोड़ के आपको सेल रिएक्शन बनाना होता है। कंडीशन ये होती है बच्चों की सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, यहां इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखने हैं। तो क्या करोगे? इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, है ना? ये लेफ्ट में है, वो राइट में। तो आपको मिलेगा 2Cr + 3 Fe2+ गिव्स 2Cr3+ + 3 Fe। बोलो आया सेल रिएक्शन कैसे लिखना है? लेफ्ट साइड की इक्वेशन लिखो, राइट साइड की इक्वेशन लिखो, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करो, मतलब ऐसा बैलेंस करो कि कैंसिल हो जाए। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 2 3 6, 3 2 6 कैंसिल हो गया राइट और लेफ्ट। और बाकी इक्वेशन एट इज मैंने लिख ली 2Cr + 3 Fe2+ 2Cr3 + 3 Fe। अच्छा, अब Fe2+ की कंसेंट्रेशन है 10 की पावर -2 और Cr की कंसेंट्रेशन है 0.1, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.1 यानी 10 की पावर -1। बाकी इनकी कंसेंट्रेशन 1 1 लेनी है सॉलिड की। तो सेल रिएक्शन मिल गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिल गया, बहुत बढ़िया। ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकलेगा? तो ई नॉट ऑफ सेल को आके कोपचे में निकाल लो, बहुत ही आसान है। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, है ना? अब कैथोड कहाँ है? ये इसका ई नॉट कहाँ है? ये रहा। रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होता है दोनों का, है ना? ई नॉट ऑफ कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का भी। ये ई नॉट ऑफ सेल निकाल रहे हैं, ये दिया होता है। तो ये है -0.45, एनोड कौन है? ये इसका है -0.75, तो -0.75। इसको कोपचे में किया करो, ठीक है? तो -0.45 दिख रहा है। ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे लगा रहे थे नर्स्ट इक्वेशन, वैसे ही सेल पे लगा दी। तो कैथोड के लिए आपने इसका ई नॉट रख दिया, एनोड के लिए इसका ई नॉट। रिडक्शन रखना है दोनों का +0.75, तो प्लस ये हो जाएगा +5 में से 5 गया 0, 7 चल गया +0.30 वोल्ट, +0.3। तो ई नॉट ऑफ सेल इज 0.30, बोलो सही है? हाँ, -0.059 अपॉन n। अब n क्या है? अब देखो सेल की बैलेंस्ड रिएक्शन में कोई n होता नहीं है, तो यही n है। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर आपने टोटल बनाए हैं वही n है। यहाँ भी n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6 इलेक्ट्रॉन इधर है, 6 इलेक्ट्रॉन इधर, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन लूज हुए एनोड पे, कैथोड पे 6 गेन हुए। तो n की वैल्यू हो गई 6 log 10। अब प्रोडक्ट देखो बहुत ढेर सारे हैं, ये भी है ये भी है, तो इसकी कंसेंट्रेशन तो 1 होती है। इसको छोड़ दो यार, प्रोडक्ट में ऊपर में प्रोडक्ट रखना है तो इसको छोड़ ही दें, 1 है, इसको रखना होगा। तो Cr3+, और जो मैं बोल रहा था इसकी पावर 2, जो इसके आगे लिखा है वो पावर में आ जाएगा। नीचे इसको तो छोड़ दो, 1 होती है। इसकी Fe2+
और बच्चों Fe2+ की पावर कितनी 3, खत्म हो गया सीधा 0.30 माइनस 0.059 बाई 6 इंटू लॉग बेस 10 यार 3+ की कंसेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -1 का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -2 की पावर 3। तो ये हो गया 0.30, इसको हम ले लेते हैं 0.06 बाई 6 इंटू लॉग 10 और ये हो गया 10 की पावर -2, ये 10 की पावर हो जाएगा नीचे -6 ऊपर आके +6, 6 minus 2 is 4, 3 to the 6 ऊपर आके हो गया +6, 6 minus 2 is 4, 4 बाहर आ जाएगा log 10 to the base 10 1 हो जाएगा, ये 6 से कट जाएगा -0.30 -0.01 हो जाएगा ये 6 से कटने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 4 तो 0.30 माइनस 0.04 तो ये आ गया 0.2 देखो 6 वोल्ट। देखो यही था क्या एमएफ ऑफ सेल 0.261 वोल्ट आ रहा है एग्जैक्ट एमएफ ऑफ सेल 0.26 वोल्ट। क्लियर? अब यहां कैंसिल मत करना तो आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू। बोलिए आया मजा, समझ में आ गया कि एमएफ ऑफ सेल निकालने के लिए जरूरत नहीं है जैसे कि एक एक इलेक्ट्रोड का पहले ही निकालो। अगर कहता है किसी इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल चाहिए तो लगाओ नर्स्ट इक्वेशन। सेल का बोलता है तो क्या करो, सेल की एनोड की रिएक्शन, सेल की कैथोड। अभी अगला क्वेश्चन तेजी से करेंगे। कैथोड की रिएक्शन लिखी, ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, फिर सेल की रिएक्शन बनी। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट साइड की चीजें, रिएक्टेंट में रिएक्टेंट साइड की चीजें, पावर लगा दो जो इसके आगे बैलेंस्ड कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको पावर में डाल दो। n की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल किए, E नॉट ऑफ सेल इज E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, जो राइट में है कैथोड लेफ्ट में एनोड, इसका E नॉट दिया रहेगा। और कौन सा रखना E नॉट, रिडक्शन, रिडक्शन ही दिया भी होता है। मिटा रहे, चलिए अब आप निकालिए फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। सवाल यहीं से आते हैं, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। तो मैं सवाल आपके लिए बना दूं, ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस, Zn से Zn2 प्लस 0.1 मोलर, Sn2 प्लस 0.001 मोलर से Sn सॉलिड होगा यहां डेफिनेटली। E नॉट Zn2 प्लस से Zn, E नॉट Sn2 प्लस से Sn। तो Zn की वैल्यू दी है -0.76 वोल्ट और Sn की वैल्यू दी है -0.14 वोल्ट। आपको फाइंड करना है ईएमएफ ऑफ सेल। पॉज करके खुद से ट्राई करें। अब फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, पॉज करके ट्राई करें, पॉज एंड ट्राई। सेल रिएक्शन लिखें, ई नॉट ऑफ सेल निकालें और करें पॉज करके। हो गया, चलिए मैं करने जा रहा हूं। अब सीधा मैं लिखूंगा ई ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059, क्योंकि टेम्परेचर 25 है तो ये वाला कहानी कर सकते हैं, अपॉन एन, वेरी सॉरी, log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मेरे को सेल रिएक्शन लिखनी है तो एक तरफ जिंक की कहानी है, जिंक से Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ 10 की कहानी है, Sn2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन और Sn, दोनों को ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, तो ऐसे ही कैंसिल हो रहे हैं तो जोड़ देते हैं। चलो Zn प्लस Sn2 प्लस गिव Zn2 प्लस प्लस Sn। Zn2 प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -1, Sn2 प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -3, इनकी कंसेंट्रेशन 1 और 1 होती है। ई नॉट ऑफ सेल भी और यही कोपचे में निकाल लेते हैं। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, दोनों का रखना है रिडक्शन पोटेंशियल। देखो जो दिया है वो भी क्या है, चार्ज कम हो रहा है, रिडक्शन। तो कैथोड पे कौन है मेरा, राइट हैंड साइड वाला, ये होता है, सॉरी, ये होता है कैथोड, ये होता है एनोड। तो कैथोड का कितना दे रखा है, -0.14 वोल्ट, माइनस ये हो जाएगा, एनोड का कितना है, -0.76 वोल्ट, लेफ्ट वाला एनोड है। तो ये हो गई ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू प्लस 0.76 माइनस 0.14, तो और कितना हो जाएगा बताओ, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6, तो ये हो जाएगा 0.62 वोल्ट। बोलो सही कर रहा हूं,
0.14 वोल्ट, यही है एग्जैक्ट वैल्यू, देखें 0.14 वोल्ट, हाँ सही है, ठीक है। तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 1 गया 6 प्लस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल 0.62 माइनस 0.059, n की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहे हो यानी 2, log 10, प्रोडक्ट में कौन कौन आएगा, सिर्फ Zn2 प्लस को ले लेते हैं क्योंकि उसका तो पता है कंसेंट्रेशन इसका तो 1 होना है, और रिएक्टेंट में किसको ले लो, Sn2 प्लस को ले लो, पावर कुछ नहीं लगेगी क्योंकि कोफिशिएंट में 1 1 है, सबके आगे 1 1 लिखा है। तो 0.62 माइनस 0.059 को 0.06/2 लिख लेते हैं, log बेस 10। जिंक की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखा है, 10 की पावर -1, और 10 की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -3, ये ऊपर आके हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 10 की पावर +3 -1 10 की पावर 2, तो 0.62 माइनस 0.06/2, ये ऊपर आए 3 - 1 2 बाहर आ जाएगा, 10 टू द बेस 10 1 हो जाएगा, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 0.62 माइनस 0.06 विच इज 0.5, सॉरी 12 में 6 गया 6, और यहाँ हो जाएगा 5, 0.56 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ सेल, दैट इज द फाइनल आंसर। मैंने किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाला, मैंने सीधा ईएमएफ ऑफ सेल निकाला यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, मिटा दें, अब क्लियर हो गया। शुरू में धीमे धीमे चला, मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया, मिटा दें, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आपको मैं एक नई तरह की सेल दिखाता हूं जिसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। जरा संभल संभल के कदम रखिएगा, फूक फूक के कदम रखिएगा, ठीक है। थोड़ा नया तरह का सवाल है, या पहले कहो तो आपको एक बढ़िया सवाल करा दें। तो एक नया तरह का सवाल आप देखिए क्या दिया है हमें कि ईएमएफ ऑफ सेल हमें दे रखा है इस बार पहले से, ईएमएफ ऑफ सेल इज 0.092 वोल्ट। सेल क्या है, यहाँ पे प्लैटिनम यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दिया, H2 गैसियस एट 1 बार। देखो गैस के केस में क्या रखना होता है, पार्शियल प्रेशर, शुरू में बताया था, H प्लस एक्वस 1 मोलर। ये हो गया एनोड, कैथोड पे दिया है M4 प्लस एक्वस से M2 प्लस एक्वस, और यहाँ पे लगा दिया प्लैटिनम, मतलब इधर भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। आपको परेशान नहीं होना कि इलेक्ट्रोड कौन सा है, अभी आपको देखना है कि भाई कैथोड एनोड क्या है, बाकी कहानी सेम रिपीट करनी है। और दे रखा है हमको E नॉट ऑफ M4 प्लस 2 M2 प्लस 0.151 वोल्ट, E नॉट ऑफ H प्लस 2 हाफ H2 इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट। इसको पहचान लो, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, हमने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, चाहे ऑक्सीडेशन देखो चाहे रिडक्शन, पर स्टैंडर्ड है ना 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये सवाल भी कब पूछा है हमसे, एट, सारी कहानी कब चल रही है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक इंफॉर्मेशन और दी है कि रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ M2 प्लस 2 M4 प्लस, इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो है 10 की पावर x। हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो अपना दिमाग लगाइए, इसको आराम से एक बार सॉल्व करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, सेल रिएक्शन बनाइए। वो देखो E नॉट ऑफ सेल निकालने का तरीका दिख ही रहा है, ट्राई करें, पॉज करके खुद से ट्राई करें। अभी वाला सवाल हो गया, मैं बताऊं, चलिए। सो आप लगाएंगे E ऑफ सेल, पहले खुद से ट्राई कर लो, इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखो मैं नए नए तरह का सवाल ले रहा हूँ, इसमें प्रेशर ऑफ गैस ले लिया, बाकी रिपीटेड सवाल नहीं ले रहे हैं, वो आप खुद से कर सकते हो एक ही तरह के सवाल किताब से। प्रोसेस मैंने बता दिया, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 n बाई log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। E नॉट ऑफ सेल निकालना, यहाँ पे बच्चों का खेल हो जाएगा। E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। बोलो सही है। कैथोड कौन सा हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा ये वाला, और एनोड हो जाएगा ये वाला। सो कैथोड का कितना दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल लगते हैं 0.151, और एनोड का कितना हो जाएगा, ये एनोड है, ये तो 0 है, सो फाइनली विल बी 0.151। बड़ा आसान है, कैथोड माइनस एनोड, इसमें से माइनस करोगे सो इट विल गेट 0.151 माइनस 0.059 अपॉन n। अब n की वैल्यू कैसे मिलेगी, सेल का रिएक्शन लिखकर, तो रिएक्शन कहाँ लिखा जाए, इसको मिटा लें, ये तो समझ में आ रहा है। E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ कैथोड, ये माइनस एनोड। सेल रिएक्शन लिखते हैं, तो H2 से बन रहा है H प्लस, साथ में निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन,
अब इसको बैलेंस कैसे करें? बैलेंस करने के लिए यहाँ या तो हाफ लगा लो या यहाँ 2, तो मैं यहाँ 2 लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे वाले में भी दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अरे यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करना ही था, तो M4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स M2 प्लस। देखो दूसरे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व थे, ऐड कर दो, M4 प्लस M2 प्लस बन रहा है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, सो यू गेट H2 प्लस M4 प्लस गिव्स 2H प्लस M2 प्लस। बोलो सही है? अब ये गैसियस हो गया, ये दिया है हमको 1 बार, इसकी कंसेंट्रेशन नहीं दी, इसी कंसेंट्रेशन 1 मोलर, और इसी कंसेंट्रेशन नहीं दी। आइए रखते हैं, n की वैल्यू कितनी हो गई? दोनों रिएक्शन ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे रखा 2 log 10। प्रोडक्ट में कौन कौन है? एक तो H प्लस है, तो H प्लस की पावर 2, देखो यहाँ पे 2 लिखा है इसके साथ में M2 प्लस ले लेंगे। नीचे बताओ क्या क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, गैस है ना, तो गैस का पार्शियल प्रेशर रखते हैं, बताया था शुरू में, और M4 प्लस। आइए वैल्यू पुट करते हैं। E ऑफ सेल इज 0.092 दे रखा था, 0.092 इज इक्वल्स टू 0.151 माइनस 0.059/2 log 10। अब H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी है? 1, सो 1 का स्क्वायर। M2 प्लस की कंसेंट्रेशन नहीं पता, तो देखो ये दिया है M2 प्लस अपॉन M4 प्लस इज 10 की पावर x, यानी ये बाई ये इस 10 की पावर। देखो कुछ भी गायब कर सकता है, EMF ऑफ सेल ना गायब करके इस तरफ वेरिएबल दे दिया। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार, तो 1 बार 1 atm करीब करीब बराबर। सो दिस इज 0.092 इज इक्वल्स टू 0.151 माइनस 0.059/2। ये हो जाएगा log 10 की पावर x, तो x बाहर आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10 विच इज 1, तो मल्टीप्लाइड बाई x। अब x की वैल्यू निकालनी है, इस टर्म को उठा के इधर ले आते हैं, 0.059/2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0.151 माइनस 0.092। तो कितना हो जाएगा? 11 में से 2 गया तो करीब करीब 9, 5 गए 4, 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, ये हो जाएगा 0.059, और इधर भी बन रहा है 0.059/2 इंटू एक्स, तो ये कैंसिल, x की वैल्यू दिखाई पड़ रही है 2। बोलो सही? बस ये वैल्यूज आपको समझनी थी, इसको पुट करोगे, देखो ये आपको दे रखा था M2 प्लस अपॉन M4 प्लस की वैल्यू 10 की पावर x, x बाहर आया 10 टू द बेस 10, मतलब कोई भी एक चीज गायब कर सकता है, बाकी लगानी तो नर्स्ट इक्वेशन थी, सेल की रिएक्शन लिखी, बाकी प्रोसेस पूरा सेम, और एक नई चीज मिली कि गैस के लिए पार्शियल प्रेशर, ये भी बताया था हमने शुरू में। क्लियर है? और इन एटीएम रखना, बार एटीएम करीब करीब बराबर है ना, तो हमने रख दिया। x की वैल्यू 2 आ गई, सो द वैल्यू ऑफ x इज 2। अब ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2016 का था, है ना, पहले से नहीं बताया, अब आपने कर लिया तो आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है, इतना भी टफ सवाल नहीं था। 2016 जेईई एडवांस में पूछा था x का वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, सिंपल आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिटा दें? चलिए, तो मैं बोल रहा था आपको एक कंसंट्रेशन सेल का सवाल कराता हूं। देखो कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है कि उसी का एनोड और उसी का कैथोड बनता है। कंसंट्रेशन सेल की क्या कहानी है? जैसे मान लो हमको दे दिया इन्होंने, फाइंड ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब इसको किताब में इसका फॉर्मूला दिया होता है, करने का तरीका बताते हैं, कुछ नहीं, जैसे कर रहे थे वैसे ही करते चलो, बस डिफरेंस यही है कि जिसका एनोड है उसका कैथोड है। देखो कैसे लिखा हुआ है, जैसे लिख दिया इन्होंने Ag से Ag प्लस 0.2 मोलर, सो सॉलिड में लिख दिया, ये हो गया एनोड, और कैथोड भी इसी का बना दिया, Ag प्लस 2.0 मोलर से Ag। तो आप जिस तरह से करते आ रहे थे आप वैसे ही करिए। टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस, जरा एक बार ट्राई करो इसको, ट्राई करो। E of cell is equals to E naught of cell minus 0.059/n, ट्राई करो, पॉज करके कर लिया, पॉज करके देखो
हम यहाँ पे लिख सकते हैं E of cell is equals to E naught of cell minus 0.059 by n log 10 product upon reactant। ठीक है, अब क्या करें, n की वैल्यू के लिए हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा और E naught of cell कैसे निकालें। देखो कंसंट्रेशन सेल में E naught of cell 0 आएगा, क्यों भैया, जो कैथोड का E naught होगा वही एनोड का। अरे E naught तो पर्टिकुलर एलिमेंट का होता है ना, और कंसंट्रेशन तो फिक्स है। 1 मोलर पे निकालते हैं E naught और 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 मोलर इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, 1 मोलर इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, भाई सेम ही तो आएगा। E naught ऑफ कैथोड माइनस E naught ऑफ एनोड, इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसका सेम ही तो रहेगा, एलिमेंट सेम है, तो इसकी वैल्यू 0। तो कंसंट्रेशन सेल के केस में इसकी वैल्यू 0 होती है। जब सेम का एनोड कैथोड हो तो भैया ये चीज 0 हो जाएगी। ये तो सिर्फ एलिमेंट पे डिपेंड करती है, स्टैंडर्ड चीज है। अब n कैसे निकालें, तो सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो देखो Ag कन्वर्ट्स टू Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और इस तरफ से लिखें तो Ag प्लस कैथोड रिएक्शन प्लस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag। यहाँ पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे ऐड करें कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो, अपने आप कैंसिल हो रहे हैं, यानी n की वैल्यू भी मिल रही है हमको 1 है। अब देखो क्या है कि दोनों तरफ एक जैसे टर्म लग रहे हैं, तो Ag तो कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन 1 मानोगे, ये सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मानोगे, तो कैंसिल। पर इन दोनों को कैंसिल मत करना। ये देखो ये एनोड साइड का रिएक्शन, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 मोलर, और ये कैथोड साइड का, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 2.0 मोलर, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। इनको आप भले कैंसिल कर लो, बिकॉज़ इनकी कंसंट्रेशन 1 ही लेनी है। सो फाइनली यू आर लेफ्ट विद Ag प्लस 2.0 मोलर की कंसंट्रेशन गिव्स Ag प्लस 0.2 मोलर की कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर है, कुछ नहीं किया, उधर का रिएक्शन लिखा, इधर का रिएक्शन माइनस 0.059 बाय 1 log बेस 10, प्रोडक्ट में क्या है Ag प्लस और रिएक्टेंट में भी Ag प्लस है। तो किताब में क्या करते हैं ना, किताब में बोल देते हैं कि इस वाली कंसंट्रेशन को आप C1 मान लो, इस वाली को C2 मान लो। देखो पहले ये लिखा है, तो बोलते हैं इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। तो देखो प्रोडक्ट में कौन सी है 0.2 मोलर यानी C1 वाली, और रिएक्टेंट में C2। कंफ्यूज नहीं हो जाए, सीधा वैल्यू रख दो, आसान हो जाएगा। log बेस 10 C1 by C2। देखो बुक में इसका फार्मूला दिया होता है कंसंट्रेशन सेल का, E of cell is minus 0.059 by n log बेस 10 C1 by C2 ऐसे दिखता है। पहली वाली कंसंट्रेशन को C1, दूसरे को C2, क्योंकि E naught of cell 0 होता है, तो हमें भी पता है, तो किताब में से फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। आ जाओ उस पे आ जाओ। तो माइनस 0.059 अपॉन n की जगह में रखा 1 log 10 प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है पहले वाले का, ये आएगा प्रोडक्ट में, यानी 0.2 मोलर ऊपर आ जाएगा, और नीचे रिएक्टेंट में देखो ये वाला दिख रहा है, तो 2.0 मोलर। तुम लिख के करना, अपने आप सही हो जाएगा, टेंशन मत लेना। ये हो गया, चलो सॉल्व कर लो इसको। खत्म। माइनस 0.059 अपॉन 1 log बेस 10, यहां से डेसिमल हटा, सॉरी यहां से डेसिमल हटा, यहां 0, 2 1 2 10, तो 10 की पावर ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -1, तो -1 इधर आ जाएगा, 10 की पावर -1 इधर आके प्लस हो गया, log 10 टू द बेस 10 इज 1, तो प्लस 0.059। पर मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम आप ऐसे रट के जाओ एग्जाम में E of cell is equals to -0.059 by n log बेस 10 C1 by C2। हम बिल्कुल ऐसे नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होता कि यहाँ 2 आ जाता, यहाँ 2 आ जाता, ऐसी कोई कहानी हो जाती, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल का रिएक्शन लिखो, सिंपल है। या एक बार एनोड साइड का रिएक्शन लिखा, कैथोड साइड का, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसको कैंसिल किया क्योंकि इसी कंसंट्रेशन यूनिटी नहीं होती है, इसकी 0.2 मोलर, इसकी 2 मोलर, आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख के नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो, तो कंसंट्रेशन सेल को भी आप नॉर्मली ट्रीट करेंगे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं नर्स्ट इक्वेशन के ईएमएफ ऑफ सेल वाले। अब बात करते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन आई कहां से, कैसे डिराइव हुई। तो हमने बोला था ना शुरू में, लास्ट में आपको बताएंगे कैसे डिराइव हुई, ठीक है, वहां से भी सवाल बन सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको थोड़ा सा गिब्स फ्री एनर्जी का आइडिया होना चाहिए, और उसके लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला वगैरह बताया है, मतलब इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या फॉर्मूला बन रहा था।
तो गिब्स फ्री एनर्जी है, तो डेरिवेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स बोल लो, थर्मोकेमिस्ट्री बोल लो, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री से हम नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन समझेंगे। तो थर्मोकेमिस्ट्री में एक टर्म होता था गिब्स फ्री एनर्जी, जो हम पिछले लेक्चर बता रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं, और उसमें ज्यादातर यूज डेल्टा जी का करते हैं, जो कि होता है नेगेटिव ऑफ द यूजफुल वर्क। डेल्टा जी की वैल्यू आपने देखी थी, आई थी -NFE ऑफ सेल, और इस तरह से हमने डेल्टा जी नॉट भी आपको दिखा दिया था, जो हो जाएगा -NFE नॉट ऑफ सेल। अच्छा, अब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा और थर्मो में भी पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log base 10Q। देखो ये Q आ गया, रिएक्शन क्वेश्चन जिसकी हम शुरू में बात कर रहे हैं। ये थर्मोकेमिस्ट्री से इक्वेशन है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी चलती है। डेल्टा G is equals to डेल्टा G नॉट, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, सुना होगा ना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, एंड दिस इज स्टैंडर्ड। तो डेल्टा G is equal to डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log 10Q। Q को बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, Q is known as रिएक्शन कोएफिशिएंट। असल में तो नर्स्ट इक्वेशन में भी आप Q की ही वैल्यू लिख रहे थे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ध्यान से देखो सिर्फ कंसंट्रेशन नहीं था, पावर वगैरह भी लगा रहे थे, जो उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट था, जो वैल्यू लिखी होती थी वो पावर में। अब हम डेल्टा जी की जगह लिखेंगे -NFE ऑफ सेल, ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, डेल्टा जी नॉट की जगह -FE नॉट ऑफ सेल प्लस 2.303 RT log 10, और Q की जगह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। पूरी इक्वेशन को -NF से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, -NF, तो इस तरफ बचेगा E ऑफ सेल, -NF से डिवाइड हुआ, ये भी कट गया, E नॉट ऑफ सेल -NF से डिवाइड होकर माइनस हो जाएगा, -2.303 RT अपॉन NF log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, या इसी को आप रिएक्शन क्वेश्चन बोल सकते हैं। दिस इज द नर्स्ट इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर। आगे इसी में तो बोला था कि जनरली हमने देखा था जितने भी सवाल आपको मिल रहे थे उसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन था, केल्विन में रखना होता है। फैराडे की वैल्यू पता थी 96,500 कूलम, है ना। आर की वैल्यू हमको पता है, एनर्जी का टर्म चल रहा है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और ये सब रखने के बाद आप क्या याद कर लिए थे, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाय n log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो बेसिकली ये आई कहां से, नर्स्ट इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स से या थर्मोकेमिस्ट्री से आई। क्लियर है? आप बोल रहे हो ये क्यों पढ़ाया, देखो आपको एक सवाल दिखाते हैं इसी पे बेस्ड क्यों पढ़ाया। यहाँ से एक सवाल जो आया हुआ है उसको करते हैं, नोट कर लें, पहले नोट कर लें, आखिरी सवाल आज का, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो आप कितने सवाल ईएमएफ ऑफ सेल के रिएक्शन लेके करते हो, टाइम पास। मिटा ले, नोट कर लिया। अब आप बोलोगे ये यूज करें कि देखो जब टेम्परेचर नहीं दिया हो या बोल दिया हो 25 है तो ये यूज कर लो, जब देख रहे हो सिस्टम में बात हो रही है तो सिस्टम को यूज करो। ये है ओरिजिनल, ये तो एक कंडीशनल है, बट 99% केसेस में ऐसा ही हो रहा था। चलो अब सवाल देखते हैं क्या मिला हमें। ठीक है, तो सवाल हमको दे रहे हैं कि एक हमारे पास सेल है, एक सेल की बात की है हमसे, जिस सेल में जिंक सॉलिड सेल ZnSO4 और दिया है एक्वस और दिया है CuSO4 एक्वस। देखो तरह तरह की सेल हैं ये सब, से Cu सॉलिड आप समझ गए होंगे कि CuSO4 में Cu2+ का कंसंट्रेशन होगा, ZnSO4 में Zn2+ का कंसंट्रेशन होगा, आयन में होंगे। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन दी है, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ is 10 times the concentration of Cu2+ ion, ठीक है।
बोला है Zn2+ की जो कंसंट्रेशन है वो Cu2+ की 10 टाइम्स है। हमसे पूछा है डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन। क्या पूछा है? डेल्टा जी ऑफ दिस रिएक्शन। एक इंफॉर्मेशन और दी है, E नॉट ऑफ दिस सेल इज 1.1 मोल। डेनियल सेल है वैसे, ध्यान से देखो तो। अब हमको ऑप्शन भी दिए हैं डेल्टा जी के। ऑप्शन है 2.303 RT प्लस 1.1 F। दूसरा ऑप्शन है 1.1 F। तीसरा ऑप्शन है 2.303 RT माइनस 2.2 F। और चौथा ऑप्शन है माइनस 2.2 F। अब आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो, आसान सा सवाल है, ट्राई कर लें, ट्राई कर लें पॉज करके। कर लिया? जेई का है, जेई का है वो सवाल। देखो कैसे करोगे, ई निकाल लें कि सीधा डेल्टा जी निकालोगे। अब हमारी आदत पड़ी है इस चैप्टर में ई निकालने की, तो आओ ई निकाल लें। E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस क्या लगाएं 0.059। या देख लो आंसर में आ जाएगा 2.303 RT 2.303 RT। तो हम नर्स इक्वेशन लिखते हैं जनरल वाली, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log base 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड। अब कई लोग पूछ रहे सर आपने कैसे पता कि इस बार 0.059? तो देख लो ना ऑप्शन में दिख रहा है तो हमने ले लिया भाई, है ना। अदरवाइज हम 0.059 रख के सॉल्व करते हैं। अब हो सकता है ये आंसर वो होना होगा तो वो कट जाएगा। चलो देखते हैं। तो E नॉट ऑफ सेल देखो कितने बढ़िया हैं लोग, कितने प्यारे लोग हैं। E नॉट ऑफ सेल कोपचे में जाने की जरूरत नहीं, खुद ही दे रखा है, कितने अच्छे लोग हैं। 1.1 वोल्ट माइनस 2.303 RT। टेम्परेचर कहीं दिया नहीं, आंसर टेम्परेचर के टर्म्स में N। अब इसका n निकालना है तो आपको सेल की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। आओ लिख लें। इस तरफ से रिएक्शन बनेगी, जिंक से बनेगा Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये Zn2+ आयन दिख रहे हैं। और इस तरफ से बनेगा Cu2+ क्या आयन है कॉपर सल्फेट में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu। तो दिख रहा है n की वैल्यू 2 है, जब जोड़ोगे तो जिंक प्लस Cu2+ गिव्स Zn2+ प्लस Cu। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है। तो n की वैल्यू 2 दिखाई पड़ती है, 2F log base 10 प्रोडक्ट में इसको तो रखोगे नहीं, सॉलिड कंसंट्रेशन 1, इसकी भी कंसंट्रेशन, तो ऊपर होगा जिंक का कंसंट्रेशन, नीचे हो जाएगा कॉपर का कंसंट्रेशन। अब देखो कितने प्यार से बोला है, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, यानी ये इसका 10 गुना, ये 10 हो जाएगा। 1.1 माइनस 2.303 RT by 2F। और ये जिंक की कंसंट्रेशन इसकी 10 गुनी, तो ये 10 log 10 to the base 10, तो ये 1 हो गया। बोला सही है? अरे ये बोल रखा है ना, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज 10 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। इसको डिवाइड करोगे तो 10 नहीं आ जाएगा क्या? log 10 to the base 10 is 1। ये इसका 10 गुना है ना, 10 रखोगे यहाँ एक रख लो, log 10 to the base 10 is 1। ये आ गया E ऑफ सेल। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे डेल्टा जी पूछा है, तो डेल्टा जी नॉट नहीं पूछा, डेल्टा जी। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF E ऑफ सेल। ये तो होता है, n की वैल्यू कितनी है 2 है, तो माइनस 2F और E ऑफ सेल रख दो। E ऑफ सेल इज 1.1 माइनस 2.303 RT by 2F। तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी, पहला वाला 2F से मल्टीप्लाई होगा, माइनस में चला जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और F माइनस 2.2F, और दूसरा टर्म प्लस में हो जाएगा, 2F कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2.303 RT। दिस इज द आंसर, मैच करा लो, ये है 2.303 RT माइनस 2.2F। तो इसलिए मैंने 0.05 नहीं रखा। अब ये जेईई एडवांस 2017 का सवाल था वैसे, पर है हलवा अगर आपको कांसेप्ट सही से आता हो। कई बच्चे सब चीजें छोटी छोटी छोड़ के चले जाते हैं, डेरिवेशन क्या करेंगे, जरूरत ही नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं। आ गया देखो किस फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। अब इसी में एक और टॉपिक आता है जो नर्स्ट इक्वेशन से जुड़ा है, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेंगे यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन।
अब आप देख रहे हो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्लास 11th में पढ़े थे, अरे भाई यार, और क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर आपने ये पढ़ा था। तो अगर याद करो तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की क्या वैल्यू होती है। देखो ये आपने इस बार पढ़ा कि डेल्टा जी लेस देन 0 का मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका जरा मतलब समझो, जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है ए से बी का, डेल्टा जी लेस देन 0 फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इसका मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप नहीं होगा, तो कौन सा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन। बात समझो, डेल्टा जी निगेटिव का मतलब ये वाला रिएक्शन होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ये किसी एक तरफ से बात हो रही है ना, स्पॉन्टेनियस किस तरफ से, तो लेस देन 0 में फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस है और ग्रेटर देन 0 में फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब बैकवर्ड हो रहा होगा, है ना। तो लेस देन 0 में ये हो रहा है, ग्रेटर देन 0 में ये हो रहा है, और डेल्टा जी इक्वल टू 0 में क्या होगा, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जितनी तेज फॉरवर्ड होगा उतनी तेज बैकवर्ड होगा। सो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ रहे हो तो उसके टर्म में सुनो, डेल्टा जी की वैल्यू अभी बताई NFE ऑफ सेल। अब n तो 0 होगा नहीं, F फराडे कांस्टेंट 0 होगा नहीं, इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ सेल इज 0। अब आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, डेल्टा जी वाली चाहे ईएमएफ वाली, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, और मैं नॉर्मल इक्वेशन यूज कर रहा हूं जनरल, 2.303 RT अपॉन NF log 10, यहां क्या रिएक्शन कोशेंट होता है जिसको आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बोलते हो। अब बच्चों एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, जो रिएक्शन कोशेंट होता है जिसको आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बोल रहे हैं, ऑल्दो इसमें पावर वगैरह भी आती है, वही इक्वल हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के। तो ये तीन बात आपको याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है और ईएमएफ ऑफ सेल 0 होता है, ई नॉट ऑफ सेल 0 नहीं होता, ईएमएफ ऑफ सेल 0 हो जाता है बिकॉज ये 0 हुआ। और Q जो होता है, जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन रिएक्टेंट है, उसकी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ जाती है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बस हो गया, इतनी बातें याद रखो, फिर अपने आप सॉल्व कर लोगे। याद कर, और बाकी आगे मतलब पूरा फॉर्मूला मत रखो, बस ये बात याद रखो क्या, कि ईएमएफ ऑफ सेल को 0 रखना है और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को Kc के इक्वल, ईएमएफ ऑफ सेल को 0, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को Kc के इक्वल। तो ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT बाय NF, और ये बन जाएगा log बेस 10 Kc। यहां से इसको इधर ले आओ, log बेस 10 Kc 2.303 RT by NF log बेस 10 Kc इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। बाकी मैं फॉर्मूला याद करने को कहूंगा ही नहीं। अब यहां से देख लो, log 10 Kc इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल इंटू NF अपॉन 2.303 RT। अब वही है टेम्परेचर, अगर 298 दे दिया, 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो उस केस में लिख दोगे log 10 Kc, और देखो ये क्या हो जाएगा उस केस में, है ना, अगर टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस तो ये हो जाएगा 0.059 अपॉन n, तो इस तरफ जाके ई नॉट ऑफ सेल इंटू n अपॉन 0.059। तो मैं नहीं कह रहा कि आप ये सब फॉर्मूला याद रखो, आप याद रखो इक्विलिब्रियम पे ई ऑफ सेल 0 होता है और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है, Kc की। उसके बाद ई नॉट ऑफ सेल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा या निकालना रहेगा, और इसकी वैल्यू 0.059 बाई n आप ले सकते हैं अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो यही एक टॉपिक यहाँ पे बचा था। यहाँ पे नर्स्ड इक्वेशन का टॉपिक खत्म होता है। अब हम आपसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उसकी बात कर लेंगे, और उसके बाद आपसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल
सीरीज की बात कर लेंगे और वहां पे ये पहला पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, गैल्वेनिक सेल वाला पूरी तरह से खत्म होगा और उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करना स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।